सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट किए थे अपने आसपास मोशन को डिस्क्राइब किए थे ना, कि हमारे पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे मोशन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल बताइए। सन के चारों तरफ किसका घूमना, सारे प्लैनेट्स का घूमना, दौड़ते हुए घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, ये सब क्या कर रहे हैं, मोशन ही तो कर रहे हैं। उड़ते हुए बादल, उड़ते हुए धूल के कण, इधर उधर नाचते फिरते तितलियाँ, सब क्या कर रही हैं, मोशन ही कर रही हैं। मोशन को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ें, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ना, सीधी रेखा में। हाँ, जब अगर हम सीधी रेखा में कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको बोल देते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए पढ़ना क्या, हाँ, क्योंकि मोशन और रेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना था रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट यानी मूल बिंदु क्या होता था, क्या हुआ, ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड हो, जिनकी पोजीशन क्या हो, चेंज ना हो, टाइम के अकॉर्डिंग बदले ना, वो क्या होते हैं, रेफरेंस पॉइंट होते हैं ना। क्योंकि उसी रेफरेंस पॉइंट को देख के तो हम बताएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन मूवमेंट है वो हो रहा है कि नहीं, यानी वो मोशन कर रहा है कि नहीं, उसी रेफरेंस पॉइंट से। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए पढ़ना मोशन। मोशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े रेस्ट, ठीक है। मोशन पढ़ने से पहले क्या पढ़े, रेस्ट। रेस्ट को कैसे डिफाइन किए, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो विद टाइम, है ना। यानी टाइम तो चलता ही रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। वो क्या था, वह रेस्ट पोजीशन पे था। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मोशन पढ़े। मोशन क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हो वो क्या हो, एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। उसके बाद क्या पढ़ें, हाँ, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहे गए, स्केलर क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर, लेंथ, तुम्हारा स्पीड, डिस्टेंस, है ना। ये सारी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब सरन नंबर चाहिए, बताए थे उस दिन, आए थे ना परसों, नंबर। तो वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। उसी के अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज सदिश राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनको हम क्या बताएं, किसके कैसे बताएं, उनमें उनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यानी हमको परिमाण भी बताना होगा और दिशा भी बताना होगा। जैसे विस्थापन हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, और वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी के भी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हाँ हाँ, दूरी, डिस्टेंस पढ़े ना, दूरी। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किए, हाँ हाँ, पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई रास्ते की लंबाई ना, तय की गई रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक। दूरी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे फ्रेंड का घर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर केवल बोले 10 किलोमीटर तो वो हम डिस्टेंस बता रहे हैं, डायरेक्शन अगर नहीं बताएंगे तो, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर होती है डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, स्केलर के बाद वेक्टर ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या था, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग बोले थे विस्थापन, है ना। अब इसको बताने के लिए, विस्थापन बताने के लिए हमें दो चीज़ें बतानी होंगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। कि मेरे फ्रेंड का घर 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन द ईस्ट या इन द वेस्ट या इन द नॉर्थ या इन द साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से। फिर हम लोग पढ़े डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पढ़े थे कि भी पढ़ना बाकी था, पढ़ लिए थे, हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग को देखना है दोनों के बीच में डिफरेंस, है ना। देख लेते हैं क्या होता है डिस्टेंस,
आओ इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, बुक में ही आप लोग की एग्जाम्पल है जिससे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोग को, आओ समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी चीज़ होगा, चाहे कोई एथलीट हो, दौड़ने वाला एथलीट, चाहे कार हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या करेगा, यहाँ से आगे कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। उसके बाद हम देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क होते हैं, क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं ना दोनों में। तो अब समझते हैं, तो हम लोग निकालते हैं क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिख लीजिएगा दूरी और विस्थापन। ठीक, आओ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहा है ओ से। कहाँ से? ओ से। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। एक ऑब्जेक्ट है या चलो समझ लो एक कार है, ठीक है। ये कार स्टार्ट कर रहा है ओ से और आगे की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले ये कहाँ जा रहा है, ओ से लेके ए तक। तो ओ से लेके ए तक जब ये दूरी तय करेगा तो वो कितना दूरी तय करेगा और कितना वो विस्थापित होगा, ये निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। कि सबसे पहले निकालते हैं, जब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ओ टू ए जाएगा। जब ओ टू ए जाएगा तो इसकी दूरी निकाल दिया जाए, कितना दूरी तय करेगा भाई। DIS लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, डिस्टेंस लिखे हैं, दूरी लिखे हैं। तो चलो ओ से लेके ए तक जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, ये देखो 100 मीटर दूरी तय करेगा, यानी ये गया कितना मीटर, 100 मीटर। अब ओ से लेके ए तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इनके बीच की दूरी कितना है, 100। तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 100। ठीक, ओ से लेके ए तक के बीच में चाहे डिस्टेंस की बात करें चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों कितना होगा, 100 मीटर। चलो अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि वही कार ए से लेके ए पे गई और फिर घूम के बी पे चली आई। कहाँ चली आई, देखते हैं फिर कितना दूरी तय करती है। ओ से लेके ए पे गई, फिर ए से कहाँ पे आ गई, बी पे। चलो सेकंड देखते हैं कि एक कार है वो कहीं पहले ओ से गई ए पे, देन उसके बाद कहाँ से कहाँ गई, ए से लेके फिर ए टू बी। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। चलो पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो ओ से लेके ए पे जाएगी, फिर ए से लेके बी पे आएगी तो कितनी दूरी चलेगी। देखो पहले ओ से लेके ए पे जाएगी तो 100 मीटर चलेगी, प्लस ए से लेके फिर बी पे आएगी तो कितनी मीटर चलेगी। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 मीटर है ना, कितना मीटर है। अरे यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। तो कितना चलेगा, चलेगी ये गाड़ी 60 मीटर और चलेगी, यानी कितना चल गई टोटल, 160 मीटर चली गई, 160 मीटर दूरी चली गई। अब हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो गाड़ी शुरू की यहाँ से चलना और ख़त्म की बी पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर। स्टार्ट की यहाँ पे, ख़त्म की यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर ना, 40 क्या है, 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 40 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसी कार को ओ से लेके ए पे ले जाते हैं और फिर से रिटर्न कर देते हैं ओ पे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो अगला कंडीशन क्या, ओ से लेके हाँ 100 से 40 पे। अरे भाई ओ से गया ए तो 100 चला, फिर ए से आया फिर बी, तो 100 और 40 की यहाँ से जब वापस चलेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा। क्या तुम लोग बात कर रहे हो यार। अरे भाई जब 100 से बी पे आएगा तो कितना किलोमीटर चल के आएगा, 60 ना चल के आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। अरे आप खुद देखिए, यहाँ लिखा है 40, बात मत करिए, और यहाँ लिखा है 100, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 है ना, बोलो। ठीक, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, यहाँ पे हो गया 40 मीटर। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं कि कार यहाँ से स्टार्ट की ए पे गई और फिर कहाँ पे चली आई, ओ पे, 0 नहीं ओ पे। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कार ओ से पहले गई ए पे एंड देन
ए से फिर आई 2 लिख देते हैं, A to O। चलो निकालते हैं, पहले निकालते हैं डिस्टेंस। चलो निकालो भाई डिस्टेंस। 100 मीटर ऐसे गई, 100 मीटर वापस आएगी तो फिर से 100 करेगी ना पूरा, तो यानी 100 मीटर प्लस 100 मीटर यानी कितनी गई, 200 मीटर। इसका विस्थापन निकालो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो शुरू यहीं से किया और ख़त्म भी यहीं पे किया, तो दोनों पॉइंट तो इसका यही है, दोनों पोजीशन तो यही है, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की इसकी दूरी क्या है, कुछ भी नहीं, यानी डिस्प्लेस कितना किया, 0 मीटर। डिस्प्लेस कितना किया, 0 मीटर। ठीक, ये तीसरा कंडीशन। एक कंडीशन और बनाते हैं कि जब ये कार O से A पे जाए और फिर कहीं पीछे चली जाए, अपने इनिशियल पोजीशन से पीछे चली जाए, तो मान लो एक हम पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं D, और ये दूरी हम मार्क कर देते हैं 40 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक क्या मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 20, और ये भी, ये 0 है, ये 20, ये 20, 40 हो जाएगा ना। चलो तो देखते हैं कि एक कार है, O से शुरू करेगी, कहाँ जाएगी, A पे, और फिर घूमते हुए D पे आएगी। चलो चौथा केस देखते हैं कि एक कार है, वो शुरू की 0 to A एंड देन A to D। ठीक है, चलो निकाल दो डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालो भाई, दूरी निकालो। सबसे पहले यहाँ से शुरू की 100, फिर 0 पे आई 100, फिर पीछे गई 40, है ना। तो देखते हैं, यानी 100 मीटर गई, फिर वापस आई तो फिर से 100 मीटर, फिर पीछे गई कितना, 40 मीटर। तो टोटल कितना की, 240 मीटर। अब निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ना। तो इनिशियल पोजीशन इस कार की ये थी और फाइनल पोजीशन कार की, क्योंकि कार यहाँ से चली ए पे गई, वापस कहाँ पे आके ख़त्म की, रुकी डी पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना है, 20। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो एक मिनट रुको, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए, विस्थापन बताने के लिए हम लोग को दिशा भी बताना होगा। तो क्या ये पीछे गई है, पीछे चली है, हम आगे वाले, याद करो फर्स्ट क्लास हम बताए थे, आगे वाले डिस्टेंस को लोग प्लस दिखाएंगे, पीछे वाले डिस्टेंस को माइनस से, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से इसका फाइनल पोजीशन इसके पीछे है, पीछे आ रहा है तो हम इसको माइनस से दिखाएंगे ना। तो ये पीछे गई, यानी 40 मीटर गई पीछे, तो क्या दिखाएंगे, ये कितना डिस्प्लेस की, -40 मीटर। कितना डिस्प्लेस की, -40 मीटर। ठीक, अब ये हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग केसेस देखे हैं, इन्हीं केसेस से मिलके, इन्हीं केसेस को मिला के हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि चलो देखो, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। मोशन वाले चैप्टर से सवाल आया तो ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आया, तय है। ठीक है, तो देखो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस आप लोग क्या लिखेंगे, पहला डिफरेंस में आप लोग लिख सकते हैं दोनों का डेफिनेशन, दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं। तो दूरी क्या बोलती है, ये क्या होता है, हाँ एक्चुअल पाथ लेंथ, ए बाबू बात मत करिए, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि रास्ते की लंबाई तय की, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है, अभी हिंदी में बोल देंगे, अभी लिखिएगा मत कोई, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताओ, डेफिनेशन तो सबको याद है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial position and final position, यानी यह किसी भी वस्तु के द्वारा, या किसी भी वस्तु ही बोलेंगे, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई
दूरी होती है, लेकिन ये कौन सी दूरी होती है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, ठीक है, सबसे न्यूनतम दूरी, छोटी दूरी, ठीक है। चलो सेकंड डिफरेंस हम लोग क्या बता सकते हैं, सोचिए। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारे वो देखे ना, बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं। लास्ट में लिखा जाएगा उसको। पहले जो हम लोग चार सिचुएशंस देखे है ना, उन 4 सिचुएशन पे भी बहुत सारे डिफरेंसेस लिख पाएंगे। क्या कि आप देखे होंगे कि जो डिस्टेंस है, आगे आ जाओ, काहे पीछे ऐसे अच्छे से बैठो। आप लोग देखे होंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाली जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से या तो बराबर हुई है या तो बड़ी हुई है। क्या डिस्टेंस वाली वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी है? नहीं है। दूरी वाला जितना भी मान आया है, क्या विस्थापन से छोटा है? किसी भी केस में छोटा है? नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आर ऑलवेज more than the value of displacement। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं कि जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा हर कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से क्या है? ज़्यादा है ना भाई। देखो, ज़्यादा है या तो ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जिस तरीके से डिस्टेंस लिख सकते हैं उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस की वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। डिस्टेंस तो ज़्यादा होगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम होगी। बराबर हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, तो लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट can never be more than the value of distance। बोल सकते हैं ना उजाला कि ये जो विस्थापन का जो मान होगा वो दूरी के मान से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो, किसी कंडीशन में ज़्यादा आ रहा है, जब भी आया होगा बराबर आया होगा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं गया होगा, ठीक। तीसरा, क्या दूरी जब हम लोग डिस्टेंस निकाले ये कभी भी ज़ीरो या निगेटिव हुई? दूरी हर किसी भी कंडीशन में चेक करो, क्या ज़ीरो या ऋणात्मक में आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की? तो ये भी लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस होता है वो कभी भी हाँ निगेटिव नहीं हो सकता। तो वैल्यू के लिए बोलेंगे तो लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बोलेंगे तब निगेटिव लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। लेकिन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है कि नहीं? कौन से वाले कंडीशन में? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेम है, तो उस कंडीशन में देखो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? ज़ीरो आ रही है कि नहीं? द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। और ऐसा तब कब होगा? जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेम होगा, ठीक है। चलो चौथा हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। देखो, डिस्टेंस कहीं भी निगेटिव आया है? देखो, जितने भी सिचुएशंस हम लोग देखे हैं, क्या उसमें डिस्टेंस दूरी जो है ऋणात्मक आई है? निगेटिव का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। आया है? नहीं आया है। तो लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी क्या? अरे हाँ, कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, चलो
अच्छा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये तो आया नेगेटिव, देखो डिस्प्लेसमेंट चौथे केस में, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, हो सकता है कि नहीं। देखिए हम लोग इसी केवल अपने चार सिचुएशन से ही इतने सारे ये दोनों के बीच का डिफरेंस लिख दिए। अभी भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये पांचवा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, पांचवा पॉइंट हम कहाँ लिखें, मिटा दे पहला। अच्छा हाँ इधर लिख देते हैं, चलो। अच्छा पांचवा पॉइंट, हम लोग पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। द SI यूनिट इज मीटर, इसका भी तो वही है, द SI यूनिट इज मीटर। चलो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज स्केलर, याद आया, स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेक्टर। बोलो हो गया। देखो आप लोग का 2 या 3 नंबर यहाँ से तैयार हो गया। हाँ भाई वही चीज़ तो है, लिख लो। हाँ लिख लो, बिल्कुल लिख लो यार। चलो ठीक है, लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, फिर हम लोग फटाक से आगे बढ़ेंगे। होगा देखो एक बॉल वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये जो बॉल कर रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ है 0 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है 140 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखो ये बॉल कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये पहले ऊपर बी तक गया, फिर बी से घूम के फिर नीचे वापस आया। बॉल की पोजीशन पहले यहाँ है, ये है बॉल, ये है बॉल, फिर ये बॉल गया ए के पास, फिर ये बॉल यहाँ पे, फिर ये बॉल सी पे है और ये बॉल बी पे है। चलो हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे इस बॉल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, बॉल को वर्टिकली क्या किया जा रहा है, ऊपर उछाला जा रहा है। ये सारे डिस्टेंसेस है और ये ओ से स्टार्ट है, बॉल ओ से स्टार्ट किया तो सबसे पहले बॉल यहाँ से पहले ये ए पे जाएगा, तो ओ से ए पे जाएगा तो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, डिस्टेंस बता दो। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं O to A, कितना 40 मीटर है ना, सेंटीमीटर, और कितना डिस्प्लेस करेगा वो भी 40 सेंटीमीटर। चलो O to A, O से B का बताइए, O to B डिस्टेंस कितना चलेगा, 140 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन 140 सेंटीमीटर।
आगे देखिए सी पे, पहले ओ से बी गया और फिर कहाँ आया सी पे, तो ओ टू बी देन टू सी। चलिए पहले आप डिस्टेंस बताइए। ओ से सी तक चलने में कितनी दूरी तय की बॉल? पहले तो ये पूरा गई होगी 140, फिर नीचे आई होगी सी तक, तो सी तक नीचे आई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? 140 से ये 80 पे है ना, तो ये दूरी कितने सेंटीमीटर की है? 60। अरे भाई 80 में 60 जोड़ोगे तभी तो 140 आएगा। तो ओ से लेके सी की डिस्टेंस कितनी है भाई? 160 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर गई 140 और फिर नीचे कितनी आई? 60 आई ना, हम 160 लिखे हैं 60। तो 140 ये 60 वो, तो निकालते हैं 140 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। बस इसके और इसके बीच क्या वो बताना है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है? 80 है ना। ये बॉल यहाँ है, ये कितना? यहाँ 80 है, ये 80 पे तो है, 80 और 0 यानी 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक। अच्छा ये बॉल अगर दोबारा आ गई, अब देखो बॉल यहाँ भी आ रही है इस पोजीशन पे भी, इसको बोल देते हैं यहाँ मान लो डी पे आई यहाँ। चलो बताओ तो, यहाँ बनाते हैं कि ओ से लेके पहले तो ये बी पे गई, देन कहाँ पे आई? डी पे आई। चलो बताओ तो डिस्टेंस बताओ। पहले ऊपर गई 140। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? 80। अच्छा ये देखो ये बॉल ध्यान देना, ये यहाँ पे है कहीं 50 पे है 50 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 20 और ये 10, 30 है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो यानी ये यहाँ से लेके ऊपर गई 140 और नीचे आई 90, 60 और 30, यानी पहले तो ये 100 गई, 140 गई ऊपर और नीचे कितना आई भाई? 90 नीचे आई। ऐसे लिख देते हैं, ऐसे क्लियर हो जाएगा। 60 प्लस 30 कितना आया? 230 सेंटीमीटर। अच्छा डिस्प्लेस कितना हुई? कितना डिस्टेंस बचा है ओ से लेके? हाँ ये तुम्हारा 40 10 50, वेरी गुड, 50 सेंटीमीटर। आया समझ में? इसी पे चार्ट बना के क्वेश्चन पूछा आप लोग कर लेंगे। अगर ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, तो जो बॉक्स बना के क्वेश्चन पूछा आप लोग कर लेंगे। जब शीट देंगे ना उसमें वो बॉक्स बना के क्वेश्चन दे देंगे। ओके चलो इस कम से कम फिगर बना लीजिए, फिगर बना के ये सब ऐसे करके लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। हाँ बुक में तो दिया ही है, मत बनाओ तुम, बाकी लोग बना लीजिए, जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो कम से कम बना ले। ऐसे क्या होगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ और सिचुएशन दे देंगे, ये डिस्टेंसेस अलग कर देंगे या बॉल की जगह किसी और चीज़ को रख देंगे और पूछा जाएगा। पता है यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले तो ये बोल दिया जाए कि बॉल किसी फ्लोर पे है, ठीक है, और फ्लोर से ये डिस्टेंसेस मार्क कर दिया जाए और फ्लोर के नीचे भी डिस्टेंसेस मार्क कर दी जाए ऐसे करके, ठीक है। तो अगर बॉल मान लो दिखा दिया कि बॉल ये यहाँ पे है, बॉल की पोजीशन क्या है? यहाँ पे है, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप क्या बताएंगे? पहले तो डिस्टेंस बताएंगे टोटल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो माइनस से बताना होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताना होगा? चूँकि नीचे जा रहा है ना, नीचे वाली वैल्यूज़, चूँकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे विद डायरेक्शन बताना होगा, डायरेक्शन के साथ। हाँ तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चल अच्छा एक बात हम लोग मेंशन करना भूल गए, क्या कि अगर जहाँ जहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट को दिखाए हैं, जहाँ जहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू को लिखे हैं, वहाँ हम लोग डायरेक्शन नहीं बताए हैं ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग को डायरेक्शन भी तो बताना चाहिए। तो यहाँ देखो जो ये डिस्प्लेस किया 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर कौन से वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है बॉल? ये जो 40 सेंटीमीटर हमने बताया, तो क्या ये अपवर्ड है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन 40 सेंटीमीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड हिंदी में क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ। क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ। अच्छा यहाँ पे बताओ,
140 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर ही हुआ है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ये वाला डिस्प्लेसमेंट 80 वाला, 80 हम यहाँ, हाँ ये इस पॉइंट पे लिखे थे ना डिस्प्लेसमेंट को, तो ये जो पॉइंट, ये इस पॉइंट पे तो बॉल नीचे आ रही थी, बॉल कहाँ आ रही थी, नीचे, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इन द, हाँ डाउनवर्ड, नहीं ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखोगे, केवल लिखोगे नीचे की ओर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये भी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख लीजिए, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर और ऊपर की ओर। चलो हाँ 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 ई, नहीं ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो हम अपने से बताए थे ई। हाँ इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करें कि बॉल किसी फ्लोर पे है और ऊपर जाने के बाद फिर उस फ्लोर से भी कहाँ चली आई, नीचे, तब ऐसा केस बन सकता है। ये वही सेम केस है जो हम लोग अभी पढ़े थे, एथलीट वाला, कार वाला सेम केस है, बस वो केस हॉरिजॉन्टली था, ये केस वर्टिकली है, यानी वो क्षैतिज रेखा वाला, क्षैतिज रेखा पे सवाल पूछा था, ये ऊर्ध्वाधर रेखा पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन को मैं वर्बली पढ़ता हूँ। बोला कि एक एथलीट है, एथलीट माने धावक, जो बैक एंड फोर्थ रनिंग कर रहा है स्ट्रेट ट्रैक पे, यानी एक सीधा ट्रैक है, सीधा रास्ता है, उस पर आगे और पीछे दौड़ रहा है। तो बताओ कि इस धावक का, इस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस, और उस केस में उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं, वैसे ये जो एग्जांपल है ये पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करके पूछा है, मैं अपने से एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लो ये डिस्टेंस है, ए से बी के बीच का एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे वो जो धावक है, एथलीट है, वो दौड़ रहा है। हम यहाँ लिख देते हैं कि चलो ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है, इस पे धावक एथलीट है, वो दौड़ रहा है आगे और पीछे, ए से बी पे जा रहा है, फिर बी से ए पे आ रहा है। तो पहले तो ये ए से गया बी पे, पहले ये ए से पूरा ट्रैवल किया कहाँ, बी पे, और फिर देन रिटर्न होकर कहाँ आया, ए पे। तो पूछा है कि बताओ ये कितना डिस्टेंस चला, टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय किया, 2 किलोमीटर यहाँ से और 2 किलोमीटर वापस आते टाइम, तो कितना चल गया भाई, 4 किलोमीटर चल गया। और बोल रहा है कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन बता दो, ठीक, 0 किलोमीटर ना। अच्छा ये 0 आता कैसे है, सबसे पहले तो 2 किलोमीटर ऐसे चला होगा, तो प्लस लगा के लिखेंगे 2 किलोमीटर, क्योंकि आगे की तरफ चला है ना, और पीछे की तरफ आया तो -2 किलोमीटर, और ये ओवरऑल क्या देगा, 0 किलोमीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि क्या ये एथलीट का, इस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट, ये जो एथलीट दौड़ रहा है, इसका विस्थापन 0 कब होगा। ये सवाल पूछ दिया है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, बताओ कि इस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट 0 कब आएगा, जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों कहाँ हो, एक ही पॉइंट पे हो, यानी वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, तभी ना 0 होगा। यानी जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट किया, अगर फिर से वहीं पे आ जाए, उस केस में इस धावक का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो लिख लेंगे आंसर, ठीक। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। आगे देखो फ्यूल वाला क्वेश्चन देखो, फ्यूल यूज्ड अप इन ए व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि एक गाड़ी है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसी वाला एग्जांपल समझते हैं कि मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार चल रही है ए से लेके बी पे, ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बोल रहा है कि बताओ कौन से वाले कंडीशन में ये जो कार है, कार का जो फ्यूल है डिपेंड करेगा, जो कार का जो फ्यूल खर्चा होगा किस पे डिपेंड करेगा, टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। बताओ किस पे डिपेंड करेगा। एक किसी गाड़ी का जो तेल खर्चा हो रहा है, वो चल रहा है, तो वो निर्भर किस पे करता है, दूरी पे कि
विस्थापन पे। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मान लो यहाँ विस्थापन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हुआ, यानी ये कार ए से बी पे गया और फिर दोबारा घूम के ए पे आया, तो क्या ए से बी पे जाने पे और बी से दोबारा ए तक आने पे इस कार का फ्यूल खर्चा नहीं हुआ होगा क्या? खर्चा हुआ होगा कि नहीं? जो कार का मशीन है वो काम तो पूरा किया गया होगा ना, वो पूरे तेल को यूज़ किया होगा ना। तो क्या इस जीरो को देख के हम ये बता सकते हैं कि अगर कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका फ्यूल भी नहीं खर्चा, इसका फ्यूल भी जीरो होगा? बोल सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर दे सकता है खर्चे का, तेल के खर्चे का? विस्थापन कभी नहीं दे सकता। भले ये जीरो है लेकिन कार गई ना, पूरा चली कि नहीं, उसका तेल खर्चा हुआ कि नहीं। तो ये कार का आना और जाना, यानी इस कार का जो तेल खर्चा हुआ टोटल डिपेंड किस पे करता है? दूरी पे। यानी जितना दूरी चलेगा वो उतना तेल तो खर्चा करेगा ही, ठीक। और अगर विस्थापन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो रहा है, इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट इसका कम भी रह रहा है, तो उस पर इसके कार के फ्यूल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भले इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो लेकिन जो ये फ्यूल ईंधन जो उसका खर्च हो रहा है वो पूरा ही हो रहा है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? टोटल डिस्टेंस पे, ठीक। एक तो इजी क्वेश्चन है बॉल वाला, इंक्लाइंड वाला, ये तो इजी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कल वाले सेशन में।